हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। हम रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम रेलवे के अंतर्गत होने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी या फिर और भी कोई एग्ज़ाम्स जो कि आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं, या उनके अलावा भी सभी प्रकार के रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कर रहे थे। तो इन वीडियोज़ में मैं आपको साइंस का पोर्शन कवर करवा रही थी। तो रेलवे के एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं आपके, उनको हम सॉल्व कर रहे थे और प्लस उनके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में देख रहे थे। तो ये क्वेश्चंस हम सभी शिफ्ट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे शिफ्ट वाइज और एक एक चैप्टर करके, चैप्टर में भी जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, सारे ही कवर आपको करवाए जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस आ चुके हैं। आज के वीडियो में हम ओम्स लॉ यानी कि ओम के नियम पे जितने भी क्वेश्चन आपके अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, दिस हैपन्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, देखिए, V is directly proportional to I at constant temperature। देखिए, ओम्स लॉ एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, ओम्स लॉ में कहा जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप नोट भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या होता है, V यानी कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग। ठीक है, तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम R कहते हैं। और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, उसी तरीके से अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो उसी तरीके से क्या है, हमारा I और V साथ में बढ़ते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, द शेप ऑफ द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर अ कंडक्टर विल बी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट ग्राफ, जो कि मैंने अभी आपको बना के बताया, मान लीजिए ये ग्राफ है, यहाँ पे करंट हम डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज डिनोट कर रहे हैं, तो इनका ग्राफ कैसा होता है, इनका ग्राफ होता है लीनियर। ठीक है, रैखिक ग्राफ होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, लीनियर। ठीक है, क्योंकि सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, इसीलिए जैसे जैसे वी बढ़ेगा वैसे वैसे आई भी बढ़ेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, डैश इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो किसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, देखिए अभी मैंने आपको बताया, हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम R कहते हैं। R का ही मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, या यूँ कहें कि प्रतिरोध। ठीक है, मतलब कि करंट फ्लो में जो थोड़ी रुकावट मतलब पैदा करता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू V बाई आई हो जाएगा इस इक्वेशन से। तो देखिए क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशियो ऑफ V एंड I। V एंड I, रेशियो ऑफ I एंड V नहीं होगा, क्योंकि फिर I अपॉन V हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो V और I के रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, a resistance of 10 ohm is connected between the terminals of battery. 200 joule of heat is generated by the resistance in 5 seconds. Find the potential difference between the terminals of lamp. ठीक है, तो देखिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको 10 ओम दी है ना, और हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर निकालना है। V की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो यहाँ देखिए हमें R दिया हुआ है, लेकिन हमें I नहीं दिया, मतलब अभी हमको I की और ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं कि पहले हम I निकाल लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला हम हीटिंग इफेक्ट का जानते हैं कि H इज इक्वल्स टू होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, T फॉर टाइम। ठीक है, ये फार्मूला
होता है। यहाँ पे हमको देखिए टाइम भी दिया है, तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें करंट नहीं दिया हुआ है इसलिए हम क्या करते हैं, करंट की जगह पे हम I इज इक्वल्स टू V/R रख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए I स्क्वायर मतलब फिर V²/R स्क्वायर, R इंटू टी, एक R से R कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल्स टू V²/R इंटू टी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला फ्रेम हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो H, ठीक है, H मतलब क्या है, हीट जनरेटेड, ठीक है, एनर्जी या हीट। तो देखिए वो हमको क्या दी हुई है, 200 जूल, 200 जूल दी हुई है, तो यहाँ पे हम 200 रखेंगे। V स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम V स्क्वायर को एज इट इज़ रखेंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 रख देंगे, और T की वैल्यू हमें टाइम दिया हुआ है, देखिए 5 सेकेंड दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। V स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कैंसिल करेंगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, सीधे 400। V स्क्वायर की वैल्यू 400 और V की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, 20 वोल्ट्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट्स। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है, हाउ इज ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। हियर V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल्स टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल्स टू IR होता है, या फिर यूँ कहें कि I इज इक्वल्स टू V/R। तो अब आप देख के बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, I इज इक्वल्स टू V/R। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 22 ohm, 32 ohm, 52 ohm are connected in series with a battery of voltage 1 volt. If the current flowing through 22 ohm resistance is 4 ampere, then V will be। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें वोल्टेज निकालना है, ठीक है, हमें V निकालना है। और देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं जो कि किस में कनेक्टेड है, सीरीज़ में। तो देखिए सीरीज़ में कैसे होता है, यहाँ पे हम सर्किट बना लेते हैं। ये देखिए ये आपका सीरीज़ में 3 रेजिस्टेंसेस हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे 52 ओम 32 ओम नहीं, बल्कि ये 2 ओम 3 ओम और 5 ओम है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे है। तो यहाँ पे भी 2 ओम का रेजिस्टेंस का ही हमें निकालना है। तो देखिए चलिए निकालते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ कर देंगे, ये बैटरी रही आपकी, और बैटरी का क्या हमें वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम नेट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है, यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है, यानी कि मान लीजिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 5 ओम है, ठीक है। तो अगर इससे बहने वाली धारा कितनी है, 4 एम्पियर। तो देखिए जब हम जानते हैं कि जो सीरीज़ में होता है उसमें क्या होता है, सब में समान करंट प्रवाहित होती है, ठीक है। तो जो करंट 2 ओम में होगी वही 3 ओम में, वही 5 ओम में भी करंट फ्लो होगी। तो यानी कि तीनों ही रेजिस्टेंसेस से 4 एम्पियर ही करंट फ्लो होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R1 + R2 + R3। ये किस केस में होता है, सीरीज़ के केस में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों को ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा टोटल 10 ओम। तो हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो हमें एक्चुअल में V निकालना है। I की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, और हमें R की वैल्यू अभी हमने निकाली, वो कितनी थी, 10 ओम। तो ये कितना हो गया, 40 वोल्ट्स हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो देखिए हमने इजीली क्वेश्चन कर लिया। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे और सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द रेज coming from the sun are refracted by the atmosphere. Due to this, the apparent sunrise almost same as the actual sunrise. तो देखिए ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है बीच में, कोई बात नहीं, रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर रखे हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें सनराइज़ दिख जाता है और सनसेट हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो कितने मिनट पहले हमको सनराइज़ दिखता है, 2 मिनट्स अगो, यानी कि 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज़ दिख जाता है, और सनसेट हमें 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन
to move a charge of 3 coulomb between 2 points is 72 joule, then what will be the potential difference between these points। मतलब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और देखिए हमको क्या दिया हुआ है, हमको चार्ज दिया हुआ है, चार्ज मतलब Q की वैल्यू दी हुई है 3 कूलम, और हमको बिटवीन 2 पॉइंट्स वर्क डन कितना दिया हुआ है, मतलब हमको W की वैल्यू दी हुई है 72 जूल। तो देखिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इसके पहले भी हमने इस फार्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू क्या हो जाएगी, W अपॉन Q। तो वहाँ पे हम W अपॉन Q की वैल्यू रख देते हैं 72 अपॉन 3, ये हो जाएगा आपको 24 वोल्ट। तो देखिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। तो देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए क्या होता है, देखिए तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए ये होती है हमारी विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस की डेफिनीशन हम कह सकते हैं, वर्क डन इन फ्लोइंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है। अगर हमारा चार्ज यूनिट रहेगा यानी 1 रहेगा तो वोल्टेज डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। यही डेफिनेशन में कहना चाह रहा है, ठीक है। पढ़ा भी हमने W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया उस पर, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ अ करंट इज 10 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज, ठीक है, 50 ओम, ये ओम है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जबकि हमको आर की वैल्यू 50 ओम दी हुई है और करंट की वैल्यू हमको 10 एम्पियर दी हुई है। तो देखिए हम निकाल लेते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर से, I की वैल्यू हम 10 रखेंगे और R की वैल्यू हम 50 रखेंगे। दिस कम्स आउट टू बी 500 वोल्ट्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 500 वोल्ट्स। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो के, ठीक है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और अगर हम यूँ कहें कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। देखिए सेम आ रहा है आपका कि V अपॉन I इज़ कॉन्स्टेंट। अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस के क्या प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, तो देखिए इसके प्रोपोर्शनल होता है करंट। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में करंट नहीं दिया है, लेकिन हम करेक्शन कर ले रहे हैं। करंट होगा या जिसको कहेंगे धारा, ठीक है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। डी ऑप्शन करेक्ट है, जिस हिसाब से हमने करेक्शन किया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ बेटर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बेटर कंडक्टर मतलब अमंग्स दीज कौन होगा, सिल्वर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो देखिए सभी मेटल हैं और सभी कंडक्टर होते हैं, लेकिन बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इनमें से, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है, चांदी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ इंसुलेटर। मतलब कि इंसुलेटर नहीं है, यानी कि या तो वो कंडक्टर होगा, ठीक है, कंडक्टर भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है, तो इंसुलेटर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है पेपर, नाइक्रोम, डायमंड और इबोनाइट। तो देखिए पेपर, डायमंड और इबोनाइट ये सब तो नॉन मेटल है, इसलिए ये सब क्या है, ये सब इंसुलेटर ही होंगे। लेकिन नाइक्रोम जो है वो एक अलॉय है, इसलिए नाइक्रोम क्या हो जाएगा, हमारा इंसुलेटर नहीं है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर होते कौन है, जिनसे क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और कंडक्टर क्या कौन से होते हैं, जिनसे कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फ्लो हो सकती है, ठीक है, दोनों हो सकती है। तो ये रहा बेसिक सा डिफरेंस।
तो यहाँ पे देखिए कौन सा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है रबर, डायमंड, ह्यूमन बॉडी, ग्लास। ठीक है, तो देखिए जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, वो आपकी इंसुलेटर नहीं होती है बल्कि कंडक्टर होती है, क्योंकि देखिए हमें करंट लगता है, इट मीन्स कि करंट हमारी बॉडी से फ्लो होता है, तभी तो हमको करंट फील होती है ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 18 वोल्ट्स इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे ब्लैंक है हमारा इधर, ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है, ये देखिए। तो यहाँ पे दिया है 18 वोल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नहीं इधर इक्वल्स टू है दिस इंटू 3 ओम। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में करंट निकालना होगा, है ना, क्योंकि देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर ही तो होता है। R की वैल्यू हमको 3 ओम दी हुई है, I की वैल्यू हमें निकालनी है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है V बाई आर। V की वैल्यू हमें 18 वोल्ट्स दी हुई है क्वेश्चन में, और R की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो ये कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। तो देखिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 एम्पियर। आप इसको ऑप्शंस देख के भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मिली एम्पियर इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब वोल्ट्स में और ओम्स में दिए हुए हैं। मिली वोल्ट्स या फिर मिली ओम में तो कुछ दिया नहीं है जो आपका आंसर मिली एम्पियर में आए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। If the potential difference between the terminals of electric heater is 60 volt when it receives a current of 4 एम्पियर, तो करंट हमको 4 एम्पियर दिया हुआ है, वोल्टेज हमको 60 वोल्ट दिया हुआ है। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस टू 150 वोल्ट व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय हीटर। तो देखिए ऐसे हमने क्वेश्चंस पिछले कुछ वीडियोस में किए हुए हैं। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम जानते हैं V अपॉन आई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे हम V1 अपॉन I1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2 भी रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए V1 हमें क्या दिया हुआ है 60 वोल्ट्स, और 60 वोल्ट से करंट कितनी बह रही है 4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ देखिए दूसरा अगला जो इंक्रीज़ किया गया वोल्टेज वो कितना है 150 वोल्ट्स, और इसी का करंट हमें निकालना है, तो इसको हम एज इट इज़ I2 ही लिखे रहने देते हैं। तो देखिए I2 कितना हो जाएगा आपका, I2 हम निकाले तो 150 इंटू 4 अपॉन 60। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 3 5 15। I2 कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पियर। तो सी ऑप्शन 10 एम्पियर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ द करंट इंक्रीजेस इन सर्किट विथ 5 ओम रेसिस्टेंस देन द वोल्टेज इज़, तो देखिए यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमको 5 ओम ही दिया हुआ है, और बोल रहा है कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये हम जानते हैं। और अगर करंट इंक्रीज़ करेगा तो साइमल्टेनियसली क्या होगा, वोल्टेज भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगी या विल इंक्रीज़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चूज़ द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें हमको कंडक्टिविटी के हिसाब से हमें क्या करना है, ऑड वन चूज़ करना है। तो देखिए ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, कॉपर, ग्रेफाइट, ह्यूमन बॉडी और रबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको जो रबर दिया हुआ है ना वो प्रॉपरली क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। यहाँ से क्या है हमारा कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपरली क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। और बाकी सब क्या है, कहीं ना कहीं कंडक्टर है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन होगा। तो देखिए क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, ठीक है, मेटल है, इसलिए क्या होता है हमारा गुड कंडक्टर होता है। मतलब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है पास हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर, सुचालक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। other than metals non-metals are poor conductors of electricity। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि कौन सा है जो धातुओं और अधातुओं विद्युत की खराब सुचालक होती है। तो देखिए ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, जो कि क्या होता है, जिसके अलावा सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। मतलब कि ये क्या होता है, सुचालक होता है, या फिर ये क्या है, कंडक्टर। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है, नॉन मेटल कंपाउंड है जो कि क्या है, कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए ऑप्शन बी में हमको दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। तो देखिए बी ऑप्शन उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको बोला है कि इसमें से बैड कंडक्टर कौन से होंगे। तो अब ए स्टेटमेंट में दिया हुआ है माइका एंड क्वार्ट्ज, फिर आपको बी में दिया हुआ है मेटल एंड रबर, और फिर आपको दिया हुआ है मेटल एंड माइका। तो देखिए मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं, इसलिए मेटल वाला तो ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। माइका और क्वार्ट्ज, मतलब अभ्रक और क्वार्ट्ज क्या है, ये कुचालक होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। तो ओनली ए, केवल ए वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हमें इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होने के लिए क्या ज़रूरत होती है, आयंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, और एसिटिक एसिड में भी हमको कहीं ना कहीं आयंस मिल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक में भी हमको आयंस मिल रहे हैं, लेकिन हमें ग्लूकोज सॉल्यूशन में आयंस नहीं मिलते हैं। इसलिए ये क्या है, ये आपका सुचालक नहीं है या ये आपका कुचालक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा, किसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है, और V अपॉन I अगर हम बोले तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि R के बराबर होता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध के बराबर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। V अपॉन I क्या होता है आपका, कांस्टेंट। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज़ डबल। तो देखिए पोटेंशियल को क्या किया जा रहा है, डबल किया जा रहा है। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा, तो करंट भी क्या हो जाएगी, करंट भी दोगुनी हो जाएगी या डबल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डबल। तो रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ हाफ। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। दिस हैपन्स ड्यू टू। तो देखिए ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR, और अगर करंट आपकी रेजिस्टेंस आपका डबल हो रहा है तो करंट हाफ हो जाएगी, क्योंकि I क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है कि नहीं होता है, अगर आप इस फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए हाँ, तो देखिए I क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन को करेक्ट करके लिख दे रही हूँ, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो तब करेक्शन के हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये जो रिलेशन है वो किसने बनाया, तो ये बनाया है ओम ने। ठीक है, ओम के नियम ने, जिसको हम कहते हैं OM नहीं, OHM। अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज हाफ्ड while keeping the potential difference constant, what will be the effect on the current। तो देखिए अगर हमको क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल को अगर हम कांस्टेंट रखें, मतलब इसको हम चेंज ना करें और रेजिस्टेंस को हम हाफ कर दें, है ना, तो हमारा करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि I जो होता है करंट, वो क्या रहता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि जैसे अगर करंट रेजिस्टेंस आपका हाफ हो रहा है या कम हो रहा है तो साइमल्टेनियसली करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विल डबल, करंट क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल और करंट के बीच में जो ये रिलेशन है वो कौन सी लॉ इस्टेब्लिश करती है, तो ये करती है ओम्स लॉ। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ कॉइल from a 220 वोल्ट सोर्स इफ़ द कॉइल रेजिस्टेंस इज 750 ओम्स। तो देखिए यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दी हुई है 750 ओम, और हमको यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट्स।
तो हम I इज इक्वल्स टू वी बाई आर वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। तो V की वैल्यू हमारी है 220 और यहाँ पे R की वैल्यू है हमारी 750 ओम। तो ये हमारा हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.29 एम्पियर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ओम्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन डैश एंड डैश। तो किसके किसके बीच में हमको रिलेशन बताता है, तो ये हमको रिलेशन देखिए किसके किसके बीच बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच में हमको संबंध बताता है ओम का नियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए कौन सी लॉ ये बताती है, तो ये बताती है हमको ओम्स लॉ, ओम का नियम बताती है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड आपका करंट फ्लोइंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मेटल कंडक्टर। तो देखिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में बोला है इन मेटल कंडक्टर्स ओनली इलेक्ट्रॉन मूव। तो देखिए पहली बात तो कंडक्टर होते क्यों हैं मेटल, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री हैं, वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या है इसमें विद्युत चालकता बढ़ती है और पॉजिटिव चार्ज तो फिक्स ही रहता है, क्योंकि पॉजिटिव या प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये फिक्स रहते हैं। दूसरे ऑप्शंस में देखिए प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स में न्यूक्लियस तो कभी नहीं मूव करता है, और क्या ओनली मूवमेंट ऑफ एनर्जी लेवल्स, नहीं एनर्जी लेवल कैसे मूव करेंगे, मूव इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स मूव करते हैं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके कंडक्टिविटी और ओम्स लॉ से रिलेटेड थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे, न्यूमेरिकल भी थे। आगे इसी प्रकार के मतलब चैप्टर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।